हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो यार, आज मैं आपके साथ अगले 15 मिनट के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा लेकर आया हूं। एक ऐसा सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक ऐसा प्रश्न जो है, या फिर अगर लोग नहीं भी पूछते तो लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, छात्रों के, छात्र छात्राओं के, हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह सवाल हमेशा बना रहता है कि यूपीएससी, चलिए बहुत कठिन पेपर है, हम सभी जानते हैं, और बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, इतने सारे लोग बैठते हैं, कुछ लोगों का चयन होता है। तो यार देखो, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कोई भी गारंटी से तो नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। या कोई भी, किसी भी छात्र छात्रा का आप देखोगे, जो टॉपर भी होता है हर साल, जो टॉप 10, 20, 15, 50 रैंक में जिसकी आती है, तो वो भी ये कहेगा कि अगर आप उससे भी पूछेंगे कि क्या तुम 100% श्योर थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका जवाब सामान्य तौर पर नहीं होता है कि मैं 100% श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात की संभावना है और इस संभावना को हमें स्वीकारना चाहिए। एक ऐसे स्वप्न लोक में नहीं रहना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं तो होगा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस बात की तैयारी करने में, इस बात के बारे में भी सोचने में कोई बुराई नहीं है कि एक ये संभावना है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। ये एक संभावना है। तो एस्पिरेंट्स के दिमाग में अक्सर यह सवाल आता है कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तब मेरा करियर जो है उसका क्या होगा। ये एक सवाल जो है, ये आमतौर पे एस्पिरेंट्स के दिमाग में बहुत कॉमनली आता है कि यार, अगर चलिए यूपीएससी की तैयारी के लिए मैंने सर नौकरी ज्वाइन नहीं करी, मैंने कुछ और नहीं किया, मैं पढ़ता रहा, अब मेरे साथ वाले सब थोड़ा आगे निकल गए, वो तो उन सबके बाद 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 5 साल का, मैं तो केवल पढ़ रहा था, तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब मेरे को कहीं आसानी से नौकरी भी नहीं मिलेगी, और अब मैं क्या करूं। तो आज जो है, अगले 15 मिनट तक हम खाली इस पे बात करेंगे कि अगर आपका यूपीएससी क्लियर ना हो तो आपके पास क्या विकल्प बचते हैं, या यूपीएससी का एग्जाम क्या आपकी बाकी जीवन में मदद करता है या फिर नहीं करता, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई, हमारा P2I बैच जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, वो 29 तारीख से शुरू हो चुका है, आप जानते हैं। तो भाई, आज 1 तारीख है, 29 तारीख को इंट्रो क्लास थी, 30 को पहली क्लास हुई, 31 को संडे था, तो आज जो है उसकी दूसरी क्लास होगी। तो अगर आप अब तक जुड़े नहीं हैं तो आप AJ लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है वो लगाकर आप 23,999 रुपए में तुरंत जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे का बैच है, याद रखिएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होती है, मेंटोरशिप मिलती है, नोट्स मिलती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होके मिलता है आपको, इसमें टेस्ट सीरीज मिलती है प्री और मेंस की, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली में बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, वहां पे आपको पूरी तैयारी हम लोग जो है कराएंगे। आपका रहना खाना सब इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, अब एक बार जल्दी से चर्चा करते हैं कि भाई, अगर हमारा यूपीएससी नहीं तो क्या। तो भाई देखो, इस बात की संभावना है, मतलब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि आप कितनी भी पढ़ाई करें, मेहनत करें, इस बात की संभावना है कि यूपीएससी ना हो। कारण बहुत सिंपल है, 5 लाख के आसपास लोग बैठते हैं। चलिए, अगर मैं ये भी मान लूं कि इन 5 में से 2.5 लाख लोग नॉन सीरियस भी होते हैं। 2.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो बस ऐसे घूमने फिरने आते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत छात्र छात्राएं होते हैं जो बस दिल्ली आते हैं, घूमते फिरते हैं, कोर्स ले लेते हैं लेकिन क्लास अटेंड नहीं करते, कभी आंसर लिख, हमारे कोर्सेज में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कोर्स ले लेते हैं लेकिन कभी क्लास अटेंड नहीं करते, आंसर भी लिख के ज्यादा 2 आंसर दे दिए फिर नहीं किया उसके बाद, या अभी आज क्लास करी फिर अगले महीने आए। तो ऐसे बच्चे हर जगह होते हैं, हर कोचिंग में होते हैं। तो इसमें कोई, और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं करते और वो खुद ऐसे घर पे ऐसे पढ़ाई करते हैं, आज पढ़ लिया फिर 2 हफ्ते बाद पढ़ा, तो उनको तो मैं सीरियस कैंडिडेट नहीं मानता, इनको हटा दीजिए। लेकिन तब भी 2.5 लाख लोग तो ऐसे हैं जो गंभीर हैं, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से चलिए ये मान लेते हैं 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट भी होंगे, जो मेहनत भी कर रहे हैं। तो वो 1 लाख लोग तो वास्तविक अच्छे कंटेंडर्स हैं। उनमें से आखिरी सिलेक्शन जो होता है वो 800 लोगों का होता है। तो अगर इस संख्या को मैं 1 लाख भी मान लूं, जो एकदम प्रॉपरली गंभीर लोग हैं, उन 1 लाख लोगों में से 800 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। 800 से 1000 जो भी नंबर होता है, 1000 के आसपास आजकल होने लगा है। 1000 लोग मान लीजिए, यानी कि 99,000 लोगों का नहीं होने वाला।
ये बात क्लियर हो गई। 99,000 लोगों का नहीं होने वाला, तो ऐसी संभावना है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे 99,000 बेकार थे, पढ़ाई नहीं करी थी, पढ़ाई करी होगी, मेहनत करी होगी, लेकिन ठीक है भाई, दिन होता है, परीक्षा होती है, चांस होता है, मुकदमा आपका मुकद्दर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर यूपीएससी नहीं तो क्या? अगर मान लीजिए आप ये करें कि भाई आपने इतने सारे वर्ष लगा दिए अपने तैयारी में और अचानक से आप अपने आप को ऐसे मोड़ पर पाएं कि यार मेरा अब यूपीएससी नहीं हुआ, तो यूपीएससी नहीं तो क्या वाली परिस्थिति के लिए मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिन्होंने जीवन में मेरी सहायता करी। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ कि मेरा चयन नहीं हुआ और मैं यार एक आईआईटी से था, और आईआईटी में आप देखते हो कि यार बहुत अच्छी नौकरियां लग जाती हैं लोगों की, लोग बहुत आगे चले जाते हैं करियर में, लोग एमबीए कर लेते हैं आईआईएम से और एकदम ऐसे 50 लाख और करोड़ रुपए के पैकेज कमाने लगते हैं, और आपको लगता है यार आप तो अभी एक छोटे से कमरे में रह के पढ़ रहे हो। अचानक से 2 साल हो गए, आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ और अब आपके साथी क्या क्या कर रहे हैं, आप खाली बेरोजगार बैठे हो, अब आपको कहीं आसानी से नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए 2-3 चीजें आपको करनी चाहिए जो मैं आपसे आग्रह करूंगा। सबसे पहले तो आप अपना टारगेट ईयर एस्टैब्लिश कीजिए। पहली चीज जो लोग करते हैं कि लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं ये सोचे बिना कि उन्हें एग्जाम कब देना है। आप में से जिन लोगों की मेरे से कभी चैट, कभी बातचीत हुई होगी, मैं पहला सवाल सबसे पूछता हूं कि एग्जाम किस साल देना है। अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है कि आपको एग्जाम किस साल देना है, तो आप मान के चलिए कि आप अपने कम से कम 2 साल और खराब करने वाले हो, या आप मान के चलिए। मतलब अगर आपको लगता है कि यार मैं देख लूंगा, मन हो गया तो 25 में दे दूंगा, वरना 26 में दे दूंगा, दे तो 27 में भी सकता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप 27 में ही दोगे, उसके पहले कभी नहीं दोगे। तो आप अपने अटेम्प्ट्स को कम से कम 2 साल डिले कर रहे हो और आप कम से कम 2 बार ये कैजुअल अटेम्प्ट देने के चक्कर में पड़े रहोगे और आप एग्जाम नहीं दोगे। तो सबसे पहला काम आप जो कीजिए वो आप ये कीजिए कि आप अपना टारगेट ईयर फिक्स कीजिए कि यार मैं इस साल तो एग्जाम दूंगा। और एग्जाम दूंगा मतलब ये नहीं कि ऐसे ही दे दूंगा, ये वाला गंभीरता से दूंगा। जो गैर गंभीर अटेम्प्ट होते हैं उनको मैं अटेम्प्ट नहीं मानता कि इस साल तो हम पेपर देखने के लिए बैठ रहे हैं, उनको मैं अटेम्प्ट नहीं मानता। तो जो सीरियस अटेम्प्ट है वो आप किस साल देंगे ये आप तय कीजिए, बिल्कुल तय। दूसरी बात जो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना फाइनल ईयर भी तय कीजिए। जैसे मैंने अपने साथ यह किया था, मैं जब दिल्ली गया था तैयारी करने के लिए, मैं सोच के गया था कि मैं इस साल जा रहा हूं और मैं इस साल तक तैयारी करूंगा। अगर मेरा हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल भी पलट के नहीं देखूंगा, तुरंत इस सिस्टम से बाहर निकल जाऊंगा। वही मैंने किया। मैं गया, मैंने पढ़ाई लिखाई की, तैयारी की, मेरा नहीं हुआ, और जिस दिन मेरे को मालूम चला मेरा नहीं हुआ, उसके 7 दिन के अंदर मैं दिल्ली छोड़ चुका था। यार अब मुझे नहीं करना। होता क्या है इसमें, एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि छात्र छात्राओं को ऐसा लगता रहता है कि थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसको भर लेंगे अगले साल, और फिर देते रहते हैं, फिर देते रहते हैं। अब होता क्या है, थोड़ी सी कमी अगर रही हो तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो कट ऑफ था 100 नंबर, आपके 98 आए तो चलो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये होती है जिनके 50 नंबर आए वो भी ये कहते हैं कि सर थोड़ी सी कमी थी, थोड़ा सा इस साल भर लेंगे, फिर अच्छे से कर लेंगे। तो ये मत कीजिए आप। अगर आप मतलब अपना फाइनल ईयर सोच के आइए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल दे दो, 4 साल दे दो, आप 5 साल दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों नंबर फिक्स रखो कि पहला अटेम्प्ट किस साल होगा और आखिरी अटेम्प्ट किस साल होगा। इसके बाद नहीं देना, ये नंबर आप लोग फिक्स रखिए, इनसे ज्यादा हटिए मत, ठीक है। अगर आपका किसी कारण से यूपीएससी नहीं होता है तो आपके पास जीवन में बहुत सारे विकल्प हैं। देखिए, यूपीएससी एग्जाम जो होता है वो एक बहुत ज्यादा नॉलेज ड्रिवन एग्जाम है, ज्ञान पे आधारित एग्जाम है, और ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जो आपको जीवन के हर परिदृश्य की थोड़ी बहुत जानकारी मुहैया करा देता है। मतलब ये फैक्ट है, अगर आपने ढंग से यूपीएससी की तैयारी की है तो आप किसी भी प्रोफेशनल समूह से जाके बात कर सकते हो। मतलब ये मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरी दादी उस समय जीवित हुआ करती थी, तो उनको एक हार्ट का प्रॉब्लम था, तो वो एक अस्पताल में भर्ती थी। मैं उनके पास रुकने गया कि भाई दिल्ली में स्कॉट हॉस्पिटल होता है, मैं वहां पे गया। अब वहां पे डॉक्टर लोग चर्चा कर रहे थे कि इनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने भी उस चर्चा में भाग लेना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसा होगा तो इनका बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा और ये यहां बैड ब्लड, मतलब कुछ तो मुझे अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो डॉक्टर ऐसे घूम के मेरे को बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो इंजीनियर हूं।
मैं तो आईआईटी गया हूं। तो बोलते तो आपको ये सब कैसे पता? तो मैंने उनको बोला क्योंकि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपको हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। आप इतिहासकार लोगों से मिलते हो, आपको उतना तो नहीं आता होगा लेकिन ठीक ठाक इतिहास आपको पता होता है। अर्थशास्त्रियों के साथ बैठते हो, इकोनॉमिक्स वालों के साथ बैठते हो, ठीक ठाक इकोनॉमिक्स आपको पता होती है। आप जो है पॉलिटी वालों के, पब्लिक पॉलिसी वालों के साथ बैठते हो, ठीक ठाक पॉलिटी आपको पता होती है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, और करंट अफेयर्स तो आपका सबसे अच्छा होता है। तो बेटा देश का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, देश का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपके जैसे आदमी को नौकरी नहीं देगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप इसके क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो आपके पास इतना बहुमुखी ज्ञान हो चुका है अलग अलग विषयों का, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको किसी प्रकार का काम मिलने में समस्या होगी, ये आपको नहीं सोचना। कोई समस्या, मतलब मैंने तो देखा है कोई समस्या आपको नहीं आती। और मतलब मैं काम से मेरा मतलब केवल यूपीएससी की टीचिंग नहीं है, जो भाई क्योंकि टीचिंग एक बड़ी स्पेसिफिक स्किल है। मैं नहीं मानता कि जिस किसी ने यूपीएससी की तैयारी करी है वो यूपीएससी के लिए पढ़ा सकता है, मैं नहीं मानता, क्योंकि टीचिंग एक बड़ा स्पेसिफिक काम है। बोलना, अपनी बात को समझा पाना हर किसी को नहीं आता, और ये स्किल है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है उसको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी अन्य संस्थान में आपको किसी भी प्रकार के का काम मिलने में समस्या नहीं आएगी। आपको करना यह पड़ेगा कि आपको इस बात को छुपाना बंद करना पड़ेगा। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया है लाइफ में जो कंपनी में अप्लाई करते थे और उनके सीवी पे ऐसे 2-3 साल का गैप है। मैं पूछता था क्या किया, वो कुछ भी बहाना मार देते कि सर मैं बीमार हो गया था। मैंने कहा यार सच सच बताओ, 3 साल कौन बीमार रहता है यार। तब वो कह देते थे कि सर मैं यूपीएससी की या अपने राज्य के पीएससी की तैयारी कर रहा था। तो मैं उनको बोलता था यार इसमें तो फक्र की बात है ना, इसमें शर्म की क्या बात है, छुपा क्यों रहे हो इस बात को। वेरी गुड यार, आपने बताया, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ, चलो चर्चा करते हैं। तो भाई मतलब आप किसी को बताते हो कि आपने इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करी है, आपने इतना विस्तृत पढ़ाई करी है, तो इंटरव्यूअर को आपसे बात करके मजा आएगा। उसको ऐसा लगेगा यार ये व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत सारी चीजों की बहुत सारी ज्ञान है, बहुत सारे अलग अलग सोचने के तरीके हैं। वरना आमतौर पर आदमी एक तरीके से सोचता है कि यार ये एक तरीका है, डीमोनेटाइजेशन अच्छा था कि बुरा, ये मैंने सोच लिया। अभी जीएसटी में फायदे क्या है मैंने सोच लिए, जीएसटी के नुकसान क्या है मैंने सोच लिया, अलग अलग परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं इनके, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छे थे कि बुरे, मैंने सोच लिया। ऐसा नहीं है भाई, अलग अलग पर्सपेक्टिव एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होता है जो कि आम जनता को नहीं पता होते। काफी सारे अंतरराष्ट्रीय तौर तरीके जो है वो आपको पता होते हैं जो बाकी लोगों को पता नहीं होते। तो इसको लेकर किसी भी प्रकार की छुपाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने तैयारी करी मेरा नहीं हुआ। मैं एकदम गर्व से सीना ठोक के बोलता हूं कि भैया मैंने तैयारी करी, और मैं ये बोलता हूं कि जो आज मेरे पास स्किल सेट है जिसके जरिए मैं अपना घर चला रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पैसे कमाता हूं, मेरा परिवार चलता है, उसका मेजर हिस्सा मैंने यूपीएससी की तैयारी में सीखा। उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा अंश, बहुत बड़ा योगदान उसमें यूपीएससी की तैयारी का है। अगर मैंने नहीं करी होती तो शायद मैं उतना बेहतर टीचर नहीं होता जितना आज हूं, ठीक है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, इसको बिल्कुल भी आप इसको लेकर शर्मिंदा ना हो, इसको लेकर किसी भी प्रकार का आप जो है संकोच ना करें इस बात को बताने में। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं और होती हैं। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप जानते होंगे आपके राज्य के पीएससी की परीक्षा होती है, ठीक है। आपके बैंकिंग की परीक्षाएं होती हैं बहुत सारी, ठीक है। आपके यहां सीबीआई, सीआईडी, बहुत तरह की परीक्षाएं होती हैं आपके यहां। मतलब आप ढूंढते रह जाओगे, आपके यहां आरओ, एआरओ, आपके यहां आरबीआई, अलग अलग राज्य की जो आपकी संस्थाएं होती हैं उन सबकी बहुत सारी परीक्षाएं आपको यहां पर आमतौर पे देखने को मिलेंगी, जिनका सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप इन सारी परीक्षाओं को निकालना आपके लिए अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा सरल होगा। ये बात आप जानते हो कि नहीं? आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, कई लोग भर भी रहे होंगे इनके फॉर्म्स। तो अगर आप शुरुआत में टारगेट नहीं भी कर रहे तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास रास्ते बंद हो गए। इतने सारे रास्ते आपके पास हैं जो आपके सामने खुल सकते हैं। ये बात क्लियर है? इसके अलावा शिक्षण तो आपके पास हमेशा, उच्च शिक्षा, यार यूपीएससी जो है
उससे बहुत लोगों का इंटरेस्ट जागता है, बहुत लोगों को जानकारी मिलती है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो यार मैं सोशियोलॉजी मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था। मैंने यूपीएससी के दौरान अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया और मेरे को इतना मजा उसमें आना शुरू हो गया कि मैं रात दिन बैठा हुआ सोशियोलॉजी, जब मैंने तैयारी छोड़ भी दी तब भी मैं सोशियोलॉजी की किताबें खरीदता रहता था और पढ़ता रहता था। तो उसके बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। मैंने आपको बताया भी होगा पहले कभी, जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मैं ऐसे ही रात को सोया भी नहीं था, उठ के जाके दे के आ गया और केवल यूपीएससी की तैयारी के कारण मैं जो है उस एंट्रेंस एग्जाम में 4th रैंक पे आया। उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ाई करी हमने, उसके साथ में नौकरी भी करता था एक, उसके बावजूद भी मैं वहां पर फर्स्ट आया। तो यार ये क्या होता है कि आपका उच्च शिक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हो क्योंकि आपने एक विषय पर बहुत संलग्न होकर आपने पढ़ाई करी है। और जो आमतौर पे कॉलेज के बच्चे बच्चियां जिस तरह से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ते हैं, आप वैसे नहीं पढ़े। आपको अपनी बातों को अभिव्यक्त करना आता है, आपको शब्दों की इकोनॉमी पता है कि यार ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा बड़ी बात कैसे कही जाए। यह आपकी यूपीएससी में इस चीज की ट्रेनिंग हुई है। उच्च शिक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो और निश्चित तौर पर यार देखो, शिक्षण खास तौर पे इंटरनेट आने के बाद तो शिक्षण मतलब किसी भी तरह का, यूपीएससी का शिक्षण आप जानते हो, मैं भी कर रहा हूं, हम सब लोग जितने लोग पढ़ा रहे हैं लगभग सभी की सेम कहानी है इसके। और ऐसे ऑनलाइन आने के बाद तो यार आप देश में कहीं पर भी रह के कहीं भी पढ़ा सकते हो, यह बात स्पष्ट है। इसके अलावा कॉलेजेस में पढ़ाना, स्कूल्स में पढ़ाना, अलग अलग प्रकार के जो आपके टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं वहां पर पढ़ाना, एजुकेशन सेंटर्स है वहां पर पढ़ाना, इनका इतना सारा काम आजकल अवेलेबल होता है जो कि आपके पास अवसरों की कमी कभी भी नहीं होने देंगे। तो याद ये रखिए कि यूपीएससी की तैयारी जो होती है वो आपको ऑब्वियसली, मैं खुद ये चाहूंगा कि आप आईएएस ऑफिसर्स बने, उसका तो ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि आप उसमें सफल हों। लेकिन अगर किसी कारण से आप उसमें सफल नहीं भी हो पाते हैं तो आपके पास जीवन में बहुत सारे विकल्प इस प्रकार के उपस्थित होते हैं जो आपकी तैयारी के कारण आपके सामने खुलते हैं। तो तैयारी को कभी भी ऐसा मोनोलिथिक मान के मत चलिए कि बस ये एक चीज करनी है, ऐसा नहीं है। आपका व्यक्तित्व भी जो है सुधरता है, आप एक बेहतर इंसान बनते हो, आपका सोचने का तरीका बदलता है जो कि जीवन में आपके सामने बहुत तरह के नए अवसर खोल के देता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी अगर आपको ऐसा लगता है, किसी के दिमाग में डर है कि यार अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर तो मतलब बर्बाद ही हो जाऊंगा ना मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई बर्बाद नहीं होता। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनका करियर कुछ समय के लिए अटका लेकिन फिर वो 1 आध साल में ट्रैक पे आ जाता है। ऐसे हजारों केस स्टडीज हैं, मैं भी वैसा ही एक केस स्टडी हूं। आपको इस बारे में चर्चा करनी है तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा किसी का भी करियर अटकता नहीं है अगर आपका यूपीएससी में होता नहीं है। तो इस बात को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे एक सकारात्मक दिमाग के साथ तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए तो भाई जाने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे P2I बैच से जुड़ना है तो बैच चल रहा है, तुरंत जुड़ जाइए। 29 मार्च से शुरू हुआ है, अभी केवल एक क्लास हुई है, शाम को 6 बजे का बैच है। एजे लाइव कोड आपको लगाना है जो मेरे नाम पे आधारित है। 23,999 रुपए में आपको यह बैच प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का असेसमेंट यानी कि इवैल्यूएशन भी आपको होकर मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री मेंस की। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको हम अपने स्टडी आईक्यू के कैंपस में बुलाएंगे, आप हमारे साथ रहकर तैयारी करेंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा, कोई अतिरिक्त जो उसके लिए फीस आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और सुचारू कीजिए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।